Hello students, welcome back to my channel Study Studio. Today I am going to explain the summary of The Homecoming which was written by Rabindranath Tagore. Let's start. इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है फटीक चक्रवर्ती। फटीक चक्रवर्ती बहुत ही शरारती लड़का होता है। वो अपने गांव के लड़कों का रिंग लीडर है और सब बच्चे उसकी बात भी मानते हैं। उसके दिमाग में ना कोई नई शरारत जन्म लेती रहती है। एक बार फटीक चक्रवर्ती नदी के पास कीचड़ में लकड़ी की भारी बल्ली देखता है और उसके दिमाग में एक नई शरारत आती है। वह सोचता है कि हम सब बच्चे मिलकर एक काम करते हैं, उस बल्ली को उसकी जगह से लुढ़काकर कहीं पर छिपा देते हैं और जब उस बल्ली का मालिक वहाँ पर आएगा तो उसको बल्ली तो मिलेगी नहीं, जिसको देखकर वो गुस्सा होगा, हैरान होगा और हम सब ये देखकर मज़ा करेंगे। ठीक है। और फटीक चक्रवर्ती की इस बात से सभी बच्चे सहमत हो जाते हैं। जैसे ही सभी बच्चे मिलकर उस बल्ली को लुढ़काने लगते हैं तभी वहाँ पर फटीक का छोटा भाई माखन आ जाता है। वो बिना किसी को कुछ कहे उस बल्ली पर बैठ जाता है। अब ये सब देखकर सभी बच्चे एक समय के लिए हैरान हो जाते हैं। फिर एक लड़का डरते डरते माखन को धक्का देता है, लेकिन माखन बेपरवाह होकर वहीं पर बैठा रहता है। अब फटीक को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है, माखन अगर तुम इस समय यहाँ से नहीं उठे तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। पर जो माखन है ये सुनकर और ज़्यादा आरामदायक स्थिति में बैठ जाता है। अब फटीक जो गांव के लड़कों का रिंग लीडर है, उसका भाई जब उसकी बात नहीं मानता तो फटीक को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वह लड़कों को आदेश देता है कि बल्ली के साथ माखन को भी लुढ़का दो। जब माखन ये बात सुनता है तो वह सोचता है कि अगर वो बल्ली से उठेगा तो उसकी बेइज्जती होगी, तो वह वहीं पे बैठा रहता है। लड़कों ने जब फटीक का आदेश सुना तो वह 1 2 3 ऐसे कहते हुए पूरी ताकत से उस बल्ली को धक्का दे देते हैं और जो माखन है वो नीचे गिर जाता है। माखन को बहुत गुस्सा आता है। वो फटीक की तरफ दौड़ता है और उसकी खूब पिटाई करता है। फिर जो माखन है रोते हुए घर चला जाता है। फटीक चक्रवर्ती अपना चेहरा साफ करता है और नदी के किनारे से जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक अजनबी आदमी आता है जो कि एक मध्यम उम्र का इंसान होता है, जिसके बाल सफ़ेद और काली मूछें होती हैं। वह फटीक से क्या पूछता है? चक्रवर्ती के घर का रास्ता पूछता है। फटीक क्या करता है, उसको इशारा कर देता है। अब उस आदमी को कुछ समझ तो नहीं आता कि फटीक का इशारा किस तरफ है और वो दोबारा फटीक से चक्रवर्ती के घर का रास्ता पूछता है और फटीक चक्रवर्ती घास चुभाते हुए बोलता है कि जाओ ढूंढ लो। उस आदमी के जाने के बाद फटीक के घर का नौकर फटीक के पास आता है और उसे बताता है कि फटीक की माँ उसे बुला रही है। जब फटीक जाने से इनकार करता है तब नौकर उसे ज़बरदस्ती घर ले जाता है। घर पहुंचने पर फटीक की माँ उसे डांटते हुए बोलती है कि तुमने माखन को क्यों पीटा। फटीक गुस्से में जवाब देता है कि मैंने माखन को नहीं पीटा। ये सुनकर उसकी माँ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने ही माखन को पीटा होगा। अब फटीक कहता है कि मैंने माखन को नहीं पीटा, आप माखन से ही पूछ लो। लेकिन माखन ने पहले घर पे आके झूठ बोला था, वो सच कैसे बोल सकता था। तो वो फिर से झूठ बोलता है कि हाँ माँ, फटीक ने मुझे पीटा था। ये सुनकर फटीक को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ के सामने माखन को पीटने लग जाता है। ये देखकर फटीक की माँ को यकीन हो गया था कि फटीक ने ही माखन को पीटा था। तभी वहाँ वही अजनबी आदमी जिसको फटीक ने सही रास्ता नहीं बताया था, वो वहाँ पर आ जाता है। उसने पूछा कि क्या बात है। अब तभी फटीक की माँ पीछे मुड़कर देखती है। उस अजनबी आदमी को देखकर वो बोलती है, दादा आप कहाँ से आए। और फिर फटीक को मालूम पड़ता है कि वो अजनबी आदमी उसका मामा बिशंबर है, जो काम के सिलसिले में बॉम्बे गए हुए थे। और वो जब कलकत्ता वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके बहन के पति यानी कि फटीक के पिता की मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चलता है वो उनसे मिलने चले आते हैं। फटीक के मामा बिशंबर दोनों लड़कों की पढ़ाई के बारे में फटीक की माँ से पूछते हैं तो फटीक की माँ कहती है कि फटीक तो बिल्कुल बेकार है, वह कामचोर है, शरारती है, ना ही वह किसी की बात सुनता है। लेकिन जो माखन है वो बिल्कुल सोने के समान अच्छा है, वो अच्छे से पढ़ता भी है।
तभी विशंबर कहते हैं कि फटीक को वो अपने साथ कलकत्ता ले जाएंगे। ये सुनकर फटीक की माँ तुरंत हाँ कर देती है। जब फटीक को इस बात के बारे में पता चलता है तो वह अपने मामा के साथ कलकत्ता जाएगा, ये सोचकर वह बहुत खुश हो जाता है। फटीक अपने मछली पकड़ने की छड़ी, अपनी बड़ी पतंग, अपने कंचे सब माखन को दे देता है और अपने मामा जी के साथ कलकत्ता के लिए निकल जाता है। जब वह कलकत्ता पहुँचे तो वह अपनी मामी को मिलता है। फटीक की मामी उसके आने से खुश नहीं होती। वो विशंबर से कहती है कि तुम्हें ऐसा करने से पहले 2 से 3 बार सोचना चाहिए था। फटीक के मामा जी के परिवार में पहले से ही 3 लड़के थे। उनके लिए एक 14 वर्ष का लड़का उनके बीच आना एक परेशानी की तरह था। फटीक की मामी को फटीक की हर बात बहुत बुरी लगती है। ये फटीक के लिए बहुत दुख की बात थी। वह अपने मामी के घर एक बिन बुलाए मेहमान के जैसा था। जब फटीक की मामी उसे कुछ काम करने को कहती तो वो बहुत ही खुश हो जाता और कुछ ज़्यादा ही कर देता। फिर उसकी मामी उसे डांटती कि बेवकूफ़ मत बनो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी मामी के घर फटीक के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वह अपने गांव वापस जाना चाहता था। वह हर रात अपने घर वापस जाने के सपने देखता। उसे अपने गांव की याद आती, जहां वह पूरा दिन पतंग उड़ाया करता था। चौड़ी नदी का वो किनारा जहां पर वो गाते हुए सारा दिन बिताता था। फटीक को अपने सभी साथी लड़कों की याद आती है जिनमें वह तानाशाह था। अब कलकत्ता के स्कूल में फटीक से ज़्यादा नालायक लड़का और कोई और नहीं था। जब अध्यापक उससे कुछ प्रश्न पूछते तो फटीक का मुंह खुला ही रह जाता। जब बाहर सभी लड़के खेलते तो वह खिड़की के पास खड़ा होकर अपने गांव के सभी लड़कों को याद करता। एक दिन वह हिम्मत जुटाकर अपने मामा जी से कहता है कि मामा जी, मैं घर कब जा सकता हूँ। फटीक के मामा जी से कहते हैं कि जब तक छुट्टियां नहीं होती तब तक तुम इंतज़ार करो। एक दिन फटीक की बुक खो जाती है। उसे अपने अध्यापक बहुत बुरी तरह से पीटते थे। फटीक की हालत ऐसी हो गई थी कि उसके मामा के लड़के उससे दूर रहने लगे थे, उसे चिढ़ाते थे, बेइज्जती करते थे उसकी। आखिरकार वह अपनी मामी के पास जाता है और बताता है कि उसकी जो बुक है वो खो गई है। ये सुनकर फटीक की मामी उससे गुस्से में बोलती है कि तुम पागल हो, तुम गंवार हो। मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारा 1 महीने में 5 बार किताबों का खर्चा कैसे उठाऊं। स्कूल में वापस आते हुए फटीक को ऐसे लगा कि जैसे उसे मलेरिया बुखार हो गया। उसे बहुत से तेज़ सिर दर्द हो रहा था। उसे इस बात का ज़्यादा डर था कि उसकी मामी इसे भी उसकी बेवकूफ़ी कहेगी कि वो बीमार है, तो इसमें भी फटीक की बेवकूफ़ी है। अगली सुबह फटीक कहीं दिखाई नहीं देता। आस पास ढूंढने पर भी कुछ पता नहीं चलता। सारी रात बारिश होती है। फटीक के मामा विशंबर पुलिस की मदद लेते हैं। शाम तक आखिर में एक पुलिस वैन उनके घर के सामने आ रुकती है। अभी भी बारिश हो रही थी और गलियों में पानी भर गया था। 2 पुलिस वाले फटीक को उठाकर लाते हैं और विशंबर के आगे रख देते हैं। फटीक पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसका चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो गई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फटीक को इस हाल में देखकर उसकी मामी बोलती है कि इस लड़के ने हमें परेशान कर दिया है, तुम इसे इसके घर भेज दो, यही अच्छा होगा। फटीक यह सुनकर रोते रोते अपने मामा जी से कहता है, मामा जी, मैं अपने घर ही जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले मुझे यहाँ घसीट लाए हैं। फटीक का बुखार और बढ़ गया था। विशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फटीक अपने मामा जी से पूछता है कि मामा जी, क्या अभी तक छुट्टियां नहीं हुई। फटीक रात को फिर बड़बड़ाने लग जाता है कि माँ, मुझे ऐसे मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ। फटीक का बुखार और बढ़ता जा रहा था। अगले दिन थोड़ी देर के लिए फटीक को होश आता है। वह अपनी नज़र कमरे में घुमाता है जैसे वो अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी विशंबर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। वह दिन बीत जाता है। अगले दिन फटीक की माँ आती है और ज़ोर से रोती हुई फटीक को बुलाती है। फटीक बहुत धीरे से अपना सिर घुमाता है, देखते हुए बोलता है, माँ, छुट्टियाँ आ गई हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि फटीक को अपने बचपन की शरारतों के कारण उसके मामा के घर कलकत्ता में भेज दिया जाता है। वह अपने मामा के घर प्यार पाना चाहता था, लेकिन उसे अपनी मामी अपने वहाँ के दोस्तों से केवल
डांट मिली, सज़ा मिली। उसकी मृत्यु निपटाने पर उसकी माँ उस पर अपनी ममता दिखाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में जो विचार है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।